नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के पाठ 16। पाठ का शीर्षक है चोरी। इस पाठ के लेखक हैं यशपाल जैन। यशपाल जैन ने देखा है समाज में कि लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां बनी हुई होती हैं घर में काम करने वाले नौकरों को लेकर, कि नौकर ऐसे होते हैं, नौकर वैसे होते हैं, नौकर ये करते हैं, नौकर वो करते हैं, या फिर नौकर चोरी करते हैं। तरह तरह की भ्रांतियां लोग नौकरों के बारे में रखते हैं। तो लेखक ने उस भ्रांति को दूर करने के लिए कि हर घर में काम करने वाला नौकर एक जैसा नहीं होता, या फिर जो नौकर जो है वो यहाँ चोरी से संबंधित एक छोटा सा पाठ दिया गया है कि घर में काम करने वाला नौकर चोरी करता है और किस लिए चोरी करता है, उसकी चोरी का कारण क्या होता है। और फिर इस पाठ में दो मुख्य जो पात्र हैं, एक हैं मालती और उनके पति नंदन। नंदन है काफी शिष्ट और काफी शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो उन्हें उस नौकर को समझाने की चेष्टा करते हैं, उसको समझाते हैं, बदलाव भी लेके आते हैं और समाज में एक संदेश देते हैं कि हर घर में काम करने वाला नौकर एक जैसा नहीं होता। अगर आप अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो यकीनन आप भी आपकी सहायता से या फिर आप में हुए बदलाव की वजह से नौकरों में बदलाव जो है वो किया जा सकता है, उनकी मानसिकता को बदला जा सकता है। यहाँ इस पाठ में एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है बिंदु। वह इस पाठ के जो पात्र मैंने बताए थे मालती और नंदन, उनके घर पे काम करता है। वह एक दिन खाने की कुछ चीज़ें मुट्ठी में बांध के ले जाता है। मालती उनको देख लेती है। मालती को संदेह होता है कि यह कुछ लेके जा रहा है। वह उसको रोकने की कोशिश करती है, उसे आवाज़ देती है, लेकिन वह अनसुनी आवाज़ कर देता है और अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। वह और तेज चलने लगता है, जिससे मालती की संदेह की पुष्टि हो जाती है और वह भागती हुई अपने पति नंदन के पास जाती है, उनको बुलाती है, सारा जो घटना हुई थी उसके बारे में बताती है। नंदन आते हैं, जो कि मैंने बताया काफ़ी शिष्ट और सदाचारी व्यक्ति हैं, थोड़े धैर्यवान व्यक्ति भी हैं। तो वो बहुत ही शालीन किस्म के व्यक्ति हैं। वो बिंदु से, जो नौकर बिंदु है, उससे पूछते हैं। पूछने पर वह पहले तो झिझकता है, लेकिन उसका जो नंदन का व्यवहार ही कुछ ऐसा है, वो फिर बाद में बता देता है कि इस वजह से चोरी की गई है। फिर वो कुछ मेवा जो देखी जाती है, जो पड़ी हुई बाहर, जो फेंक के आया था बिंदु, वह देखते हैं। फिर अपनी पत्नी मालती को समझाते हैं कि ये इसके कारण ये है कि हम इनके साथ एक जैसा, हम अपने जैसा व्यवहार नहीं करते, इनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं, इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देते। अगर हम नौकर को अपने परिवार का एक अंग मानकर उसके साथ व्यवहार करते हैं तो ऐसी चोरियों की नौबत कभी आ ही नहीं सकती। तो यशपाल जैन ने इस चोरी पाठ को रखने का उद्देश्य यही है कि जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं नौकरों के, उसको दूर करने के लिए, और आपके अंदर भी एक ऐसे व्यक्तित्व को जगाने की चेष्टा की है जिसमें आप लोगों के बारे में निर्णय लेने से पहले आप उसकी परिस्थिति को जान लें, उसकी परिस्थितियों को समझना ही उचित होता है। तो यशपाल जैन ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस पाठ को मैं पढ़ता हूँ, बीच बीच में अगर क्लिष्ट शब्द आते हैं तो उसका अर्थ भी बताऊंगा। पंक्ति से मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने आपको भूमिका जो बता दी है, एक परिवार है जिसमें मालती और उनके पति नंदन रहते हैं। उनके यहाँ काम करने वाला नौकर है बिंदु, वो उनके यहाँ से चोरी करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तो बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। अचानक, बरामदा क्या होता है? कमरे के बाहर की जो खाली स्थान होता है उसे बरामदा कहते हैं।
तो बिंदु जो है वो झाड़ू लगा के झाड़ू पर कूड़ा रख के लेके जा रहा था और अचानक ही मालती का ध्यान अचानक से बिंदु की तरफ चला जाता है। मालती यानी उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी हुई है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में रख लिए, यानी कि एक हाथ में झाड़ू तो है, उसकी दूसरी मुट्ठी जो है उसने उसमें बंधी हुई है और उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है मालती से। मालती को लगा कि हो ना हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है, यानी कुछ उसने चोरी की है। मालती ने तुरंत आवाज दी, बिंदु। 2 कदम पर बिंदु था पर उसने मालती की आवाज सुनी नहीं, वह चलता ही गया। बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में और तेजी आ गई। गुस्से से भरकर उसने चिल्लाया, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर जा, कहाँ जाता है? उसने रोकने का प्रयास किया मालती ने, परंतु वह रुका नहीं। उसकी जो चलने की रफ्तार थी उसमें तेजी आ गई और वह आगे जाता गया। इतना ही कहना था, उसे रोकने के लिए जब मालती ने उसे कहा कि ठहर जा बिंदु, इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह चला गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफी था। संदेह की पुष्टि का मतलब है उसे जो संदेह हुआ था उसकी पुष्टि उसने कर ली थी इस बात से, क्योंकि मालती के उसे रोकने पर बिंदु रुका नहीं बल्कि वह और तेज रफ्तार में दौड़ने लगा और चला गया। यानी कि मालती ने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, यानी कि ये बरामदे में बैठी हुई हैं, कमरे में नंदन जी जो मालती के पति हैं वो अंदर अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, अपना लेखन कार्य कर रहे हैं, अंदर कमरे में बैठे। उनको मालती आवाज लगाती है कि सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती को यूं चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब ना। मालती नहीं मानी और उसे मजबूरन आना पड़ा। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई। एक सपाटे मतलब तुरंत, एक कदम, बहुत ही जल्दी से वह कमरे में नंदन के कमरे में आ गई और कहती है कि झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाई कुछ लिए जा रहा है। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उसे उठा लिया हो। वह उठा, कमरे से बाहर गया तो देखता क्या है कि बिंदु लौट कर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा हाथ रीता है, यानी दूसरा हाथ उसका खाली है और नीचे लटका हुआ है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी और बहुत ही क्रोध से बोली, क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ रही थी और तू रुका नहीं, बोल हाथ में क्या लेके गया था? बिंदु का चेहरा फक था। फक का मतलब ये है, मतलब उसका चेहरा जो है एकदम घबरा गया था। वह घबरा गया था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। और फिर बिंदु ने बोला कि कुछ नहीं बीबी जी। फिर मालती ने फिर कहा कि झूठा कहीं का, क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर तू रुका क्यों नहीं? मालती ने बहुत ही गुस्से में ये बात कही। बिंदु से अब बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा और उससे बहुत ही शालीनता से कहा कि घबराओ नहीं, सच बताओ क्या लेके गए थे? नंदन ने बहुत ही शालीनता से बिंदु के नजदीक जाके उसको नजदीक बुला के कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, बताओ क्या लेके गए थे? तो फिर जब नंदन से पूछा गया, जब नंदन ने बिंदु से पूछा तो बिंदु ने जवाब दिया, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर मालती चिल्लाती है, फिर वही झूठ, बहुत ही चिल्लाकर उसने कहा। फिर कहती है कि इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से नहीं मानते, यानी लातों के देव कहीं बातों से नहीं मानते, ये यूं कह सकते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना, मानते। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि यह चीज उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। मालती ने बहुत ही गुस्से में ये बात कही कि इसके भरोसे पूरा घर छोड़ रखा और ये है कि चीज़ों को उठाकर ले जाता है और ऊपर से झूठ भी बोलता है। नंदन ने मालती को शांत करके कहा,
मालती को पहले नंदन ने शांत किया कि इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, इससे बहुत ही शांति से पूछेंगे तो ये बता देगा। नंदन ने मालती को शांत करके कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है जो कि मालती कर रही थी। मालती क्या गलती कर रही थी? मालती बहुत ही क्रोधित होकर उससे सवाल जवाब कर रही थी। ऐसे में वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। वह सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सच बोलने की हिम्मत इस वजह से नहीं कर पा रहा था क्योंकि मालती पहले से ही बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थी। और क्रोध में अगर कोई भी क्रोध के चलते कोई भी अगर गलती अगर साबित हो जाती है तो बिंदु को यह डर था कि वह उनकी कहीं पिटाई न लगा दे। इस वजह से वह झूठ नहीं बोल पा रहा, उस वजह से वह सच नहीं बोल पा रहा था। लेकिन फिर नंदन ने मालती को शांत करते हुए समझाया कि ये असली बात जानने का यह सही तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु बहुत घबराया सा था, खोया सा था, धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा कि मैंने कुछ लिया था। यानी कि वो मालती के क्रोध से बिंदु इतना घबरा चुका था कि वह उत्तर नहीं दे पा रहा था। वह सुन्न सा खड़ा था, अचेत सा खड़ा था और जमीन की तरफ देख रहा था। लेकिन जब नंदन ने काफ़ी उससे बहुत ही सरल तरीके से, शांत तरीके से उससे कहा कि बताओ, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि क्या लेके गए थे। तो फिर नंदन को थोड़ा सा जो बिंदु है, जो कि नौकर है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा नंदन की बातें सुनकर कि शायद अब ये कुछ नहीं कहेंगे। तो उसने बताया कि मैं कुछ लेके गया था। फिर नंदन फिर से खींचा नहीं इतना। नंदन को यानी कि वे काफ़ी शालीन किस्म के व्यक्ति हैं तो उनको गुस्सा नहीं आई। खींचने का मतलब है उनको गुस्सा नहीं आई, है ना। तो नंदन फिर भी खींचा नहीं, उसको गुस्सा नहीं आई। फिर से नंदन ने कहा कि अच्छा चल देखूं कि तूने कूड़ा कहाँ फेंक कर आया है। फिर नंदन ने बिंदु से कहा कि चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं चल के तुमने कूड़ा कहाँ फेंका है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, यानी थोड़ा सा घबराया और अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे और अंत में मुड़कर चुपचाप आगे चलने लगा। नंदन और मालती ने यह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा बिंदु, यो हैरान करने से क्या होगा। नंदन ने बिंदु से कहा, जब वहां लेके गए जहां उसने कूड़ा डाला था, वहां जब कुछ भी नहीं मिला कूड़े के अलावा, तो फिर नंदन ने खुद ही बिंदु से कहा कि यूं हैरान परेशान करने से क्या होगा, साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि क्या लेके गए थे, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। बिंदु के ओठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर से डर की वजह से उसके ओठ बंद हो गए। फिर ये कहते कहते नंदन ने बहुत ही शांत स्वर में बिंदु से कहा कि हाँ कहो, रुक क्यों गए, क्या कहना चाहते हो। फिर बिंदु ने फिर कहा कि बाबूजी, इतना कह पाया। फिर वह ठिठक गया, यानी फिर वह घबरा गया। उसके मन में विचार चल रहे थे कि अगर मैंने चीज़ें बता दी, मेरा जुल्म अगर साबित हो गया तो पता नहीं ये क्या करेंगे मेरे साथ, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। जिसकी वजह से वह बार बार बताना तो चाहता था, उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही थी कि छुपाए, लेकिन वह मालती के डर से और चोरी के डर से वह बता नहीं पा रहा था। वह बताता रहा लेकिन उसकी जुबान रुक जाती थी। फिर नंदन ने फिर कहा कि शाबाश, बहुत अच्छे, कहो। फिर बिंदु ने कहा कि बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी। मेवा मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो उसने कहा कि बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु ये बात कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर डाला है।
चोरी करना एक अपराध तो होता ही है, लेकिन जो बिंदु है उसने जैसे तैसे हिम्मत करके बात कह तो दी। नंदन के काफ़ी आग्रह करने पर उसने बात बता तो दी कि वह क्या लेके गया था, लेकिन अब अंदर ही अपने जो बिंदु जो है वो अपने अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रहा था कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बहुत बड़ा पाप कर डाला है। तो फिर मालती, जैसे ही मालती ने बिंदु के मुंह से ये शब्द सुने कि वह मेवा लेके गया था, वैसे ही मालती फिर चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि मैं कहती थी ना। मालती बोल उठी कि यह कुछ न कुछ जरूर लेके गया है, देखो मेरी बात सच निकली ना। फिर नंदन फिर पूछता है कि मेवा का तुमने क्या किया बिंदु। बहुत ही शांत तरीके से फिर से नंदन ने पूछा कि बिंदु तुमने मेवा का क्या किया। तो फिर उत्तर मिला कि उसने खा ली। फिर नंदन पूछे इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच सच बता दो। फिर बिंदु ने उत्तर दिया कि इधर फेंक दी है, यानी कि इतना कम समय था वह खा नहीं सकता था, उसने कहा फेंक दिया था। तो फिर अंत में बिंदु ने बता ही दिया कि उसने मेवा खाई नहीं, उधर फेंक दी है। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश पड़ी थी। तो बिंदु ने, उस छोटे से बच्चे ने खाने की बजाय, डर की वजह से वो मेवा फेंक दी थी। तो फिर जब वो उसने जगह बताई थी, बिंदु ने जगह बताई थी कि यहाँ इस तरफ उसने मेवा फेंकी है, तो नंदन ने और मालती ने उस मेवा को देखा तो वो वहीं पड़ी हुई थी। और फिर नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रख के कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ। वह अब नंदन, जो कि काफ़ी, मैंने आपको बताया, काफ़ी सदाचारी व्यक्ति हैं, काफ़ी शिष्ट व्यक्ति हैं, काफ़ी शालीन व्यक्ति हैं, वो बात को, वो बिंदु की बात को समझ रहे थे, उसकी भावनाओं को समझ रहे थे। तो फिर उन्हें, तो फिर जब उनको पता चल गया कि इस बिंदु ने मेवा उठा के ले गया था, ना कि चोरी की है उसने, और उसने डर की वजह से उस मेवा को खाया नहीं बल्कि दूर फेंक दिया। तो फिर नंदन उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, बहुत ही स्नेह से बिंदु के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? क्या फिर नंदन ने उस बच्चे के साथ, यानी जो बिंदु है उसके साथ क्या किया वो हम आके देखते हैं। कंधे पर हाथ रखा था नंदन ने और फिर उससे कहते हैं कि चलो मेरे साथ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे ले जाकर कमरे की ओर गया। नंदन बिंदु को लेकर कमरे में गया और मालती से कहा कि आज इसने मेवा ली है, कल को कुछ और उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो क्या, फिर क्या हाथ रुकता है? यह बात नंदन की पत्नी की, यह बात नंदन ने अपनी पत्नी की यह बात सुनी अनसुनी कर दी, यानी उसको नजरअंदाज कर दिया। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो ये मेवा खा लो। तो यहाँ आपने देखा कि जो नंदन है उनका व्यवहार, उन्होंने परिस्थिति को समझा, कि किस परिस्थिति में उसने वो मेवा उठाई, किस डर से उसने मेवा खा नहीं पाया, किस डर से उसने मेवा को फेंक दिया। तो नंदन ने अपनी तरफ से उसको मेवा ले जाके कनस्तर में से, कनस्तर होता है एक डब्बा, मेवा रखने का एक डब्बा होता है जिसे कनस्तर कहा जाता है, उसमें से मेवा उसने निकाल के दी और बिंदु से बहुत ही सरल और बहुत ही प्रेम पूर्वक तरीके से कहा कि बेटा ये लो मेवा, तुम खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। आग बबूला होना मुहावरा है। आग बबूला होना मतलब अत्यंत क्रोधित होना। तो जब मालती ने अपने पति का ये व्यवहार देखा कि वह तो खुद ही बिंदु को मेवा निकाल के दे रहा है, तो मालती आग बबूला हो उठी, वह क्रोधित हो उठी। और फिर मालती ने बोला कि ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। खुशामद का तात्पर्य है खुशामद करना, खुशामद करने का तात्पर्य है उसे, और मतलब उसे खिलाना पिलाना। खुशामद का मतलब है, यहाँ आपका जो डाइजेस्ट में जो मीनिंग दिया गया है, खुशामद का मतलब चापलूसी, झूठी प्रशंसा, ये गलत है।
यहाँ इस सेंस में खुशामद का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। खुशामद का प्रयोग होता है जब आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो आप हृदय से उनके लिए कुछ करते हैं, हृदय से उनके लिए नाश्ता कराएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो वो खुशामद होती है। तो वही मालती ने कहा कि ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहने के बजाय आप तो उसकी खुद ही खुशामद कर रहे हैं। नंदन ये बात सुनकर, नंदन ने जब अपनी पत्नी मालती की ये बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, चोर हम हैं। मालती की यह बात सुनकर नंदन ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि मालती चोर बिंदु नहीं है बल्कि चोर हम हैं। ऐसा क्यों कहा? अब आप जो नंदन है उस कैरेक्टर को समझिए, उसने किस भावना, उनको जो बच्चे ने जो चोरी की थी एक तरीके से, उसकी भावना को समझते हुए कहा कि चोर बिंदु नहीं है बल्कि चोर हम हैं। चोर हम क्यों हैं? क्योंकि हमारे घर में हम जो लोग खाते पीते हैं तो थोड़ा बहुत अगर उस नौकर को उस नौकर बिंदु अगर दे देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि वो हमारे घर का एक सदस्य ही है, घर के सदस्य के समान है। हम अपने नौकर से अगर घर के सदस्य जैसा व्यवहार करेंगे तो वह कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, वह कभी चोरी नहीं करेगा। तो फिर नंदन ने जब मुस्कुराकर मालती से कहा कि चोर बिंदु नहीं है, चोर हम हैं, हम क्यों ऐसी चीजें खाएं जो सबको नहीं मिलती, हम क्यों ऐसी चीजें खाएं जो सबको नहीं मिलती। इसी से तो चोरी भावना का जन्म मिलता है। किससे चोरी भावना का जन्म मिलता है? कि जो लोग हम खाते हैं वो नौकरों को नहीं देते, या फिर हम ऐसी चीजें क्यों खाएं जो और लोगों को नहीं मिलती। तो इसी से क्या होता है? चोरी की भावना का जन्म होता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। नंदन ने मालती को समझाते हुए कहा कि हम लोग रोज मेवा खाते हैं, एक दिन इस बेचारे का मन चल गया और थोड़ी सी मेवा ले ली, तो इसमें क्या हो गया? तो इसमें कौन सी विपदा आने पड़ी? इसमें क्या हो गया? और फिर ये बात सुनकर मालती फिर कहती है कि मैं कब कहती हूं कि कुछ हो गया। मालती कहती है कि मैं कब कहती हूं कि कुछ हो गया, बात मेवा की नहीं है, बात नियत की है। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बात मेवा की नहीं है, बात नियत की है। अगर किसी की नियत ही खराब है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। किसी की नियत अगर चोरी की है तो उसे आप सुधार नहीं सकते। तो वही मालती कहती है, बात जो है मेवा की नहीं है, बात है तो नियत की है। और फिर कहती है कि इसका जी चला तो मांग लेता, मैं ना देती तब कहता। घर में 50 चीजें रहती हैं, यूं तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। वह अगर चोरी नहीं करेगा, उसने अपनी बात रखते, मालती ने अपनी बात नंदन के सामने रखते हुए कहा, बात जो है वो मेवा की नहीं है, बात है नियत की। एक बार नियत बिगड़ जाती है तो उसे सुधारा नहीं जा सकता। आज अगर ये मेवा चोरी करके ले गया है तो कल को हो सकता है इस घर में और भी कई चीज़ें वो उठा के लेके चला जाए। और फिर नंदन उनको समझाता है कि मालती, यह बात नाराज होने वाली नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको मिलती रहेंगी चोरी बंद नहीं हो सकती। फिर मालती को समझाते हुए नंदन कहते कि मालती, यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है, विचार करने की है। जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती, चोरी अच्छी नहीं होती। पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी हो गई है। नंदन ने मालती को समझाते हुए कि आज की स्थिति ही लाचारी हो गई है। घर में काम करने वाला नौकर है, उसके जो मालिक हैं या मालकिन है या मालिक और मालकिन के जो बच्चे हैं, तो वो तो बहुत अच्छे से ठाट बाट से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, सब कुछ अच्छा पहनते हैं। और नौकर एक ऐसा है कि जो उसके पास ना ही खाने को अच्छा है ना ही पहनने को अच्छा है। तो ऐसे ये कभी कभी ये चीज़ें क्या हैं, ये चोरी की भावना को जन्म दे सकती हैं। तो वहीं लेखक कहते हैं कि चोरी की भावना जन्म हो इससे पहले, या उसका एक ही उपचार है कि जो मालिक जो हैं वो अपने नौकर के साथ अपनेपन का व्यवहार करें, एक जैसा व्यवहार करें, या उसे अपना समझते हुए कार्य करें, तो वह
ऐसी नौबत नहीं आएगी कि कोई नौकर उसके घर में चोरी करेगा। फिर मालती कहती है कि देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। और उसे वह मालती जो है वह नंदन को कह देती है कि देख लेना, ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यह ट्रंक उठाकर ले जाएगा। क्या उठा के ले जाएगा? ट्रंक उठाकर ले जाएगा। फिर जो है, एक मिनट, हाँ, फिर मालती ने मालती ने नंदन को कहा कि अगर यही नौबत रही तो एक दिन यह ट्रंक उठाकर ले जाएगा। होता यह है कि लेखक ने इस बात के लिए इस पाठ में यही बात लिखी है कि अगर हम व्यवहार, यदि नौकरों के साथ अगर हम व्यवहार अगर अच्छे से करें, उन्हें अपने घर का सदस्य समझें तो ये नौबत नहीं आती। लोग लाचारी बस ये कार्य करते हैं, लोग लाचारी बस ये कार्य करते हैं। और मालती ने जब मालती ने नंदन से कहा कि मालती ने नंदन को चिल्लाते हुए कहा कि ये एक न एक दिन ये सब कुछ यहाँ से सफा कर देगा। इतना कहकर मालती रसोई में गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर चले आए, अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। यानी जो नंदन है वो एक लेख लिख रहे थे, एक पत्र के लिए एक पत्र लिख रहे थे। तो उनका मन जो है वो अभी भी नंदन की तरफ था कि नंदन ने ऐसा क्यों किया। बच्चों को समझना, उनकी मानसिकता को समझना नंदन को बखूबी आता है, तो वही उनके बारे में चल रहे थे। फिर उन्होंने अपना ध्यान जो है एकाग्र करके पत्र को दोबारा लिखना शुरू किया। लेख पूरा हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिर पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा कि बिंदु कहाँ है। नंदन ने देखा कि मालती जो है वो चटनी पीस रही है, तो फिर नंदन ने मालती से पूछा कि बिंदु कहाँ है। तो फिर मालती जवाब देती है कि मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। लाडला मतलब बहुत प्यारा, लाडला बिंदु जाने। फिर नंदन पूछता है उसे निकाल दिया क्या। तो फिर मालती जवाब देती है कि निकालने वाली मैं कौन होती हूँ, कब से। फिर नंदन फिर पूछता है कि कब से वह घर पे नहीं है। मालती जवाब देती है तभी चला गया था, यानी कि जब वो वारदात हुई थी तभी वह घर से चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ गया। मालती ने पुनः कहा तुम यहाँ से नौकरों मालती ने फिर कहा नंदन से कि तुम यहाँ के नौकरों को नहीं जानते, अपने घर में भी उसका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूं ले आया। यानी कि कुंदन भी है जिसके यहाँ पे बहुत अनाज है। उसका उदाहरण देते हुए बताया कि कुंदन के यहाँ पे बहुत अनाज है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने चोरी की। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। स्नान करने के बाद नंदन ने भोजन किया। दोपहर बीती, शाम हो गई, फिर भी बिंदु घर पर न लौटा। मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था, यानी कि बिंदु के लिए जो खाना देती थी। शाम हो चुकी थी, बिंदु घर से चला गया था, पता नहीं कहाँ गया था, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। बिंदु का खाना जो है चौके में वो रखा हुआ था। मालती को काफ़ी बुरा लग रहा था, वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। फिर कहती है कि झूठ बोला तो क्या, आखिर नंदन कहता है कि झूठ बोला तो क्या हुआ, कि आखिर बालक ही तो है बेचारा, भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आ जाकर मालती ने बिंदु को देखा। फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे सो तो न रहा हो, पर बिंदु वहाँ था ही नहीं। मालती आकर पलंग पर पड़ गई, यानी लेट गई। काफ़ी मालती को इस बात की भी चिंता हो रही थी कि अब बिंदु कहाँ चला गया। उसको डांटा तो है, कहीं ऐसा ना हो वो कहीं चला गया हो। तो उसने काफ़ी छानबीन की
कमरे के बार बार, कमरे से बरामदे के बार बार कई चक्कर लगाए, उसको देखा फिर भी नहीं मिला। फिर बगीचे में एक चक्कर लगा के आई, देख के आई कि वहाँ भी नहीं था। फिर परेशान होकर वे बेड पे आके लेट गई लेट गई और फिर अपने आप को कोसने लगी, अपने आप को कोसने लगी। कोसने का मतलब अपने आप को, मतलब उसे आत्मग्लानि हो रही थी कि मैंने बिंदु के साथ गलत व्यवहार किया, मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था। बच्चा ही तो है, मैं वो खा लिया तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने उसे व्यर्थ ही, अनायास ही उसे, मतलब बेकार में ही उसे ज़्यादा डांट दिया। मैं कुछ ज़्यादा ही बिंदु के बारे में सोच रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे इस प्रकार इस बात की आत्मग्लानि हो रही थी, उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसे बिंदु के साथ ऐसा व्यवहार कदाचित नहीं करना चाहिए था। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में लटकने, और काफ़ी देर हो चुकी थी। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में लटकने लगी। इतने में कुंदन घर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा कि क्या तुमने बिंदु को देखा है? क्या तुमने बिंदु को देखा है? फिर कुंदन ने जवाब दिया कि अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा हुआ है, नदी वाली कोठरी में पड़ा है। कुंदन, जो कि मैंने बताया था, उस कुंदन का उदाहरण देते हुए कहा था कि उसके पास बहुत अनाज है, लेकिन फिर भी मौका पड़ने पर कुंदन ने अनाज की चोरी कर ली थी। वह वहाँ से गुजर रहा था तो ऐसे अचानक से मालती ने पूछ लिया कि क्या तुमने बिंदु को देखा है? तो कुंदन जवाब देता है कि वह नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर निकल गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। उसकी बाहों को पकड़कर नंदन को कमरे में ले गई और बोली, देखो तुमने इसकी। और फिर मालती ने बिंदु से कहा कि देखो तुमने इसकी बात। यहाँ से गया और कोठरी में पड़ गया। यानी बिंदु, जब कुंदन ने उसको बताया तो वह तत्काल ने तुरंत ही उसमें पैरों में चप्पल डाली और निकल गई नदी वाली कोठरी की तरफ। और वापस जब आई तो उसके साथ बिंदु था। बाहां पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली कि देखी तुमने इसकी बात, यहां से गया तब से वहां कोठरी में पड़ा है। यानी कि वो नंदन को कह रही है कि देखी तुमने इसकी बात, ये यहां से गया है तब से कोठरी में ही पड़ा है। नंदन ने कहा क्यों रे वहां क्या कर रहा था? नंदन ने कहा क्यों रे वहां नदी वाली कोठरी में क्या कर रहा था? बिंदु चुप था, खामोश था, वह कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि बिंदु को भी पश्चाताप इस बात का हो रहा था कि उसने चोरी की, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अपने मालिक के घर से या फिर कहीं से भी, मालिक के घर से जो उसने मेवा की चोरी की थी वह उसको नहीं करनी चाहिए थे। इस बात का पश्चाताप उसे बहुत था और वह एकांत में नदी वाली कोठरी में चला गया था। तो उसने कहा, बिंदु ये बात में बहुत पश्चाताप कर रहा था, इस वजह से वह खामोश रहा। फिर पूछता है, फिर एक बार फिर पूछा, मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु फिर चुप था। फिर कहते हैं कि अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जवान नहीं है क्या? बिंदु की आंखें डबडबा आई, मतलब उसकी आंखें जो हैं थोड़ी सी भर आई। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया है और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है, चल खाना खा। यानी मालती को काफ़ी अपनी बात को पश्चाताप तो हुआ कि उसने व्यर्थ ही बच्चे को बेवजह उसने डांट दिया, इतनी उसने तूल पकड़ी। उसे ऐसा नहीं करनी चाहिए, बच्चा ही तो है, एक बार किया उसको समझा देते, दोबारा नहीं करता। तो मालती को थोड़ा उस पर जो है थोड़ा एक तरीके से रहम कह सकते हैं, एक तरीके से प्यार कह सकते हैं, उस पर काफ़ी उसे फिक्र भी हो रही थी बिंदु की। वह बिंदु की काफ़ी फिक्र हो रही थी, जिसकी वजह से वह उसको बार बार देख रही थी, ढूंढ रही थी। अंततः बिंदु मिल ही जाता है उसको। और फिर बिंदु जब मिल जाता है तो उसको जो है पुनः दोबारा जो जैसा व्यवहार था वैसे ही करने की कोशिश करती है और कहती है कि इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया। उसे भी काफ़ी इस बात की चिंता हो रही थी। ऐसा नहीं है कि मालती को या फिर नंदन को उस बिंदु की चिंता नहीं है, उन्हें एहसास हुआ इस चीज़ का, मालती को इस चीज़ का एहसास हुआ, तो काफ़ी चिंता हो रही थी कि इसने सुबह से नहीं खाया है, इसको खा लेना चाहिए। तो कहती हैं कि सुबह से कुछ नहीं खाया है, सवेरे से कुछ नहीं खाया, भूखा प्यासा वहीं पड़ा है, चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही उसे नंदन इस कुछ कह पाता उससे पहले जो मालती जो है वो बिंदु को चौक में ले गई
और स्वयं परस्पर उसे खाना खिलाने लगे। और स्वयं मालती ने बिंदु को खाना अपने हाथों से खिलाया और फिर बोली, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। जब नंदन ने अपनी पत्नी मालती का यह व्यवहार देखा कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ चुका है, उसे भी बिंदु की बहुत चिंता है। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि उसने जो है बेवजह इतनी तूल पकड़ी छोटी सी बात पे, जो कि बिंदु ने मेवा चुराई थी, इस बात को उसने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था। लेकिन अब उसका व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ चुका है। उसे भी बिंदु की चिंता है। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है, इस बात की उसे चिंता है। व्यवहार में परिवर्तन देखकर, मालती के व्यवहार में परिवर्तन देखकर जो नंदन जो है वो काफ़ी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, मन ही मन बैठे मुस्कुरा रहे थे। यानी कि मालती को ये बात समझ में आ गई थी कि जो है जो बिंदु ने जो थोड़ी सी मेवा जो बाहर पड़ी थी या बाहर निकाली थी, वह कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है जिसके लिए उसने इतना तूल पकड़ा। उसे इस चीज़ का, मालती को एहसास हुआ कि हाँ ये बात सत्य है। मालती को भी इस बात का एहसास हुआ कि ये बात सत्य है कि हमें अपने नौकरों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। हम जो कहते हैं उन्हें भी उनको देना चाहिए। तो अगर ऐसी विचारधारा हर किसी मालिक या फिर मालकिन की होगी तो शायद जो है ना ही बिंदु जैसी नौबत किसी के साथ आएगी और ना ही कोई चोरी करेगा। तो ये कहानी एक छोटी सी कहानी थी बिंदु की, जो कि एक छोटा सा बच्चा है नंदन और मालती के यहाँ छोटी मोटी कोई नौकरी करता है जिसमें साफ सफाई या घर का काम वगैरह होता है। तो जो लेखक हैं इस पाठ के, यशपाल जैन, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि हमारे समाज में नौकरों को लेके जो भ्रांतियाँ बनी हुई हैं, ऐसा हर बार ऐसा नहीं होता कि नौकर चोरी करते हैं, चोरी करके भाग जाते हैं, या नौकर पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ कार्य नहीं करते, या नौकर कभी कभी धोखा देते हैं अपने मालिक या मालकिन को। तो ऐसा कदाचित नहीं होता। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक छोटी सी कहानी बताई बिंदु की, एक छोटा सा बच्चा है। तो इस पाठ से हमने देखा कि इन भ्रांतियों को हम दूर कर सकते हैं अपने व्यवहार से हम ऐसी समस्याओं को जन्म, यानी चोरी जैसी समस्याओं के जन्म होने से पहले इसको ख़त्म कर सकते हैं। किससे? अपने व्यवहार से। अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आए तो। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। एक बार मैं आपको और बता दूँ, इस पाठ के लेखक जो हैं वो यशपाल जैन हैं, इनके बारे में आपको देख लेना है। और इनके जो है इस पाठ के लेखक जो है याद कर लेना है, यशपाल जैन हैं। इनसे क्लिष्ट शब्दों को याद कर लेना है आपको। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। अगर आपको कोई समस्या है इस पाठ से संबंधित तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।